जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको 4 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि पहला है हाइपरटेंशन। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स की 3 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 करने वाले हैं और इसमें 4 डिजीज़ दी गई है, जिसमें कि पहला है हाइपरटेंशन। तो देखिए, जो भी हमारा सिलेबस है इसमें हम 4 टॉपिक जो है 4 हेडलाइन हम इसमें कवर करेंगे। जो पहला है वो आपका है डेफिनीशन, ठीक है, पहला है आपका डेफिनीशन। आपका दूसरा हो जाएगा इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस। तीसरा हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये सारे टर्म्स का डेफिनीशन क्या होता है इसको मैंने पहले ही करवा दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। चौथा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, और पांचवा आपका हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये 4 हेडलाइन लेके चलने वाले हैं पूरे सिलेबस में, पूरे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन जिसको कि ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम हाइपरटेंशन ही कहेंगे। तो आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी वो होगी डेफिनीशन की। ठीक है, वो होगी डेफिनीशन की, हाइपरटेंशन की आपको यहाँ पर डेफिनीशन लिखनी होगी और ये हमारी पहली हेडिंग होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनीशन लिख लेते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, और टेंशन का मतलब क्या हो गया, तनाव। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है, तो हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है जिसमें कि जो भी हमारी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी ब्लड वेजल्स, जैसे ये हमारी ब्लड वेजल्स हो गई और इसमें हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो जब यहाँ पे ब्लड का फ्लो होगा तो क्या होगा, ये हमारी ब्लड वेजल्स से आर्टरी है, वेन्स हैं, इन पे प्रेशर पड़ता है। तो जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच, ठीक है, इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट दी ब्लड वेजल्स, ठीक है, जो भी हमारी ब्लड वेजल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। अगेंस्ट द ब्लड वेजल्स वॉल इज टू हाई, ठीक है, जब हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा ब्लड का, तो इसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, हम यहाँ पे पेज में आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर ये हमारा 140 mmHg से ये ऊपर हो जाता है। और अगर हम बात करें डायस्टोलिक प्रेशर की, तो ये हमारा 90 mmHg हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप यहाँ पे आपको ऐसे हाइपरटेंशन का डेफिनेशन मिल गया होगा कि हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेजल्स वॉल इज टू हाई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन 90 mmHg, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग जो है उसको डाल लेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस। तो हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल लेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। आखिरकार हाइपरटेंशन होता क्यों, ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे जो कि है इटियोपैथोजेनेसिस। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए जो हमारा यहाँ पे हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन जो हमारा है ये हमारा 2 तरह का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखिए, ये आपका 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है,
और एक आपका होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया, एक हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े से प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में। प्राइमरी हाइपरटेंशन, देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसको हम कहते हैं, हाइपरटेंशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, 90 से 95% जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। ठीक है, और जो इसका कॉज है, ठीक है, जो इसका कॉज है वो अननोन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन किस वजह से होता है इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। तो ये आपका जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे आते हैं हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन में। ये 90 से 95% लोगों में पाया जाता है। जो इसका कॉज है यानी कि ये किस वजह से होता है इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और ये आपको जेनेटिक, लाइफ स्टाइल और एज की वजह से भी ये आपको हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 to 10% जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, 5 to 10% लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। और जो इसका कॉज है, ठीक है, आखिरकार सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, इसका कॉज जो है वो नोन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये किन वजह से हो सकता है। तो अगर आपको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इन वजहों से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हाइपरटेंशन में होता क्या है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइपरटेंशन क्यों होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो समझिए कि ये हमारी ब्लड वेजल्स है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेजल्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड आ जाएंगे, यहाँ पे फैटी एसिड आ जाएंगे आपके ब्लड वेजल्स के अंदर। तो जो यहाँ पे ब्लड पहले आसानी से फ्लो हो जाता था वो अब यहाँ पे आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, उसके फ्लो होने में बाधा आएगी, इसलिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ फैटी एसिड, लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं यहाँ पे फैटी एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। तो आपको इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी होगी। जैसे टाइप ऑफ हाइपरटेंशन में आप लिख देंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके बाद प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। आप चाहें तो एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इस तरह जो आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बढ़ता कैसे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे जिससे कि जो आपको चीज़ें हैं। अब देखिए जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी कि जो हमारा हार्ट होगा वो ज़्यादा पंप करेगा, यानी कि हार्ट रेट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट ये हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारा ये बढ़ जाएगा तो ये इससे जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब देखिए जो भी हमारी किडनी होती है, ठीक है, जो भी हमारी किडनी होती है यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको कि हम जेजीएस सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर अपैरेटस। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रेनिन, RENIN, रेनिन इसका नाम है, आप इसको याद रखेंगे, रेनिन इसका नाम है। तो यहाँ पे रेनिन क्या करता है, रेनिन जो होता है
वो एक्टिवेट करता है किसको, रेनिन एक्टिवेट RAS सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जो कि हमारी किडनी मौजूद होता है और उसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, इसका नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्यों होता है उसका आप यहाँ पे मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि जब हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखिए जो हमारी किडनी है इसके अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पाया जाता है जो कि रेनिन को सिक्रीट करता है, और जो हमारा रेनिन है ये एक्टिवेट करेगा कि इसको RAS सिस्टम को, जो कि है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एंजियोटेंसिन होता है, ठीक है, ये हमेशा इनएक्टिव होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है ये हमारा इनएक्टिव होता है, लेकिन जब इसके ऊपर रेनिन काम करेगा, ठीक है, जब इसके ऊपर रेनिन काम करेगा जो कि रिलीज हुआ कहाँ से, जो कि रिलीज हुआ है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा एंजियोटेंसिन इनएक्टिव स्टेट में था ये इसको एक्टिव स्टेट में कर देगा, जो कि होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है और इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है S। ठीक है, अब ये S क्या है, ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये वर्क करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस पे, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक है, जब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकेंड आ जाएगा, और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो हमारा सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा कि ये हमारी बॉडी में सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है ये इसको बढ़ा देगा। ठीक है, जब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सोडियम आयन, ठीक है, अब देखिए जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है ये क्या होता है, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये हमारा एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब ये क्या करता है, ये हमारे किडनी से क्या करेगा, जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और ये सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, इनका ये रिटेंशन कर लेगा। ठीक है, ये हमारे जो भी नेफ्रॉन्स होती हैं उनसे ये सोडियम आयन और इसके अंदर जो भी वाटर है ये इसको खींच लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम ये हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो फाइनली बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटियोपैथोजेनेसिस किसका, हाइपरटेंशन का। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है कि आखिरकार ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो इसमें बेसिकली हम साइन सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो हाइपरटेंशन के कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जो भी बीपी के पेशेंट होते हैं उनमें कौन कौन से यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो हम वही सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए जो भी बीपी के पेशेंट होते हैं इनको चक्कर आता है, यानी कि डिजीनेस। ठीक है, डिजीनेस आपका हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो उनको देखने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको विजुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अगले यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें
तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है, जो उनकी नाक है वहाँ से खून बहता है। तो ये भी एक हाइपरटेंशन का जो है वो इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद इनको हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो गया। उनको चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है, चेस्ट पेन। तो ये सारे जो हैं हमें यहाँ पर एक और लिख देते हैं। उनको सांस लेने में समस्या होती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसके, हाइपरटेंशन के। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ऐसे स्टेप्स आते हैं जिनकी वजह से हम जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको बिना मेडिकेशन दिए उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो जो इसमें पहला लाइन है वो है चेंज लाइफ स्टाइल, ठीक है। हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ये सारे हमारे लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए, ठीक है, वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए। आपको फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो भी बीपी के पेशेंट होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप जो सॉल्ट है यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसमें को होता है सोडियम होता है उसको आपको हमेशा कम लेना है, कम मात्रा में लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद लो सोडियम इंटेक, आपको सोडियम जो है उसको कम लेना है, ठीक है, लो सोडियम इंटेक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, नो स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। नो अल्कोहल कंजप्शन, आपको शराब नहीं पीना है, कंजप्शन, नो अल्कोहल कंजप्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सारे हमारे हो गए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। चेक ब्लड प्रेशर रेगुलरली, चेक ब्लड प्रेशर रेगुलरली। तो ये सारे हमारे हो गए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये हमारा हो गया चेंज लाइफ स्टाइल, वेजिटेरियन फूड, ठीक है, आपको फ्रूट्स वगैरह खाना है, एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज इन डेली रूटीन, लो सोडियम इनटेक इन फूड, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है डायूरेटिक्स, ठीक है, डायूरेटिक्स, इसका एग्जाम्पल है फ्रूसिमाइड, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है, हाइपरटेंशन में। इसके बाद हम बात करते हैं एस इनहिबिटर की, ठीक है, एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के ये इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनैल एप्रिल, ठीक है, इनैल एप्रिल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले ड्रग के बारे में जो कि है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेंगे। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है वेरापामिल, ठीक है, वेरापामिल। अगले की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर ये क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड वेजल्स है ये इसको डायलेट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है मिनॉक्सिडिल, तो हम यहाँ पे मिनॉक्सिडिल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक और कैटेगरी के ड्रग के बारे में लिख लेते हैं जो कि है अल्फ़ा ब्लॉकर, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर के बारे में भी लिख देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जिनका कि यूज हाइपरटेंशन के पेशेंट में किया जाता है। तो इसमें आपका हो गया प्राजोसिन,
तो आपको कम से कम एक एक ड्रग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो हो गए, ये सारे हमारे हो गए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो आप इस तरह जो है आप सभी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल आपको 4 हेडलाइन जो है उसको आपको डालनी है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इटियोपैथोजेनेसिस, उसके बाद आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ दैट डिजीज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और इसके बाद का जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो होगा हाइपरलिपिडीमिया। तो इसकी भी वीडियो जल्द फार्मेसी पॉइंट चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।